एक कॉमन मेंटल डिसऑर्डर जिसका नाम जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर बोलते हैं और आजकल ये बीमारी लगभग कॉमन हो गया, इसके बारे में बात करते हैं। यार आपको फिर एक बार हमारा चैनल यूट्यूब में स्वागत करता हूँ और आज हम लोग बात करेंगे जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर के ऊपर में, क्योंकि काफ़ी सारे पेशेंट आप भी देखते हैं और हम लोग का क्लिनिक में भी आते हैं। इस बारे में थोड़ा बताइए, इसका लक्षण और कारण क्या हो सकता है और उसका इलाज है प्लीज़ जी। जैसा आप बोले, बीमारी का नाम जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर है। इसको सामान्य भाषा में लोग एंजाइटी डिसऑर्डर भी बोलते हैं। तो एंजाइटी मतलब होता है हिंदी में घबराहट, है ना। तो ये बीमारी का मेन जो बेस है, जो कोर है, वो है घबराहट का लक्षण। मरीज को इस तरह के बीमारी में लगभग समझिए 24 घंटा घबराहट का अनुभव होता है। और ये घबराहट जो है वो किसी वजह से हो ऐसा जरूरी नहीं है, बिना किसी वजह के ऐसे ही सारा दिन भर घबराहट होते रहता है। ये मेन बीमारी का प्रमुख लक्षण है, घबराहट होना, बहुत ज़्यादा बेचैनी जैसा लगना, घबराहट जैसा लगना, कभी कभी दिल जोर से धड़कने लगना, सांस लेने में दिक्कत हो जाना जब बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगता है। तो ये जो है ये प्रमुख लक्षण है इस बीमारी का। तो ऐसा क्या होता है ना अक्सर इस बीमारी में कि चूंकि इसमें दिल बहुत जोर से धड़कने लगता है, कभी कभी सांस लेने में भी दिक्कत होने लगता है, तो पेशेंट जो है हार्ट स्पेशलिस्ट या कार्डियोलॉजिस्ट के पास चले जाते हैं। इस तरह की बीमारी में हमने कई बार देखा है ये चीज़। वहाँ पे ईसीजी हो जाता है, इकोकार्डियोग्राफी हो जाता है, सब कुछ नॉर्मल आता है, फिर पेशेंट घूम फिर के कई बार जो है हमारे पास भी आ जाता है। एक्चुअली हम लोगों का तो जो भी समाज में प्रचार है वो मस्तिष्क रोग के लिए, दिमाग के रोग के लिए है। तो मरीज ये समझता है कि अगर मेरा दिल जोर से धड़क रहा है, मेरे को सांस लेने में तकलीफ हो रहा है, तो इसके लिए हम ये मस्तिष्क रोग विशेषज्ञ के पास हम क्यों जाएंगे, हमको तो कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। वो अपने हिसाब से ठीक ही समझ रहे हैं, लेकिन असल में ये बीमारी जो है ये हार्ट का प्रॉब्लम है ही नहीं, ठीक है। ये घबराहट की बीमारी है और बहुत ज्यादा घबराहट होने के वजह से शरीर के बाकी अंग में भी समस्या होने लगता है। जैसे अगर आपके ये बीमारी असल में ब्रेन से ही रिलेटेड है, क्योंकि एंजाइटी जो तैयार हो रहा है वो ब्रेन में ही हो रहा है। उसके वजह से जो है आपका दिल भी जोर से धड़क रहा है, आपको पसीना भी ज्यादा आ रहा है, आपको सांस लेने में भी दिक्कत हो रहा है ना। लेकिन ये सब कंट्रोल हो रहा है ब्रेन से। तो ये मूलतः ब्रेन का एक प्रॉब्लम है, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर। और एक बात मैं बोल दूं कि ये सोसाइटी में बहुत कॉमन बीमारी है। मुझे इस तरह का मरीज बहुत कॉमनली मिलता है, कहीं भी जाऊं, रूरल सेटिंग में, अर्बन सेटिंग में, शहर में, ग्रामीण परिवेश में, हर जगह ये बीमारी अभी बहुत ज्यादा हो रहा है। इसका सर कारण क्या हो सकता है सर? कारण देखिए, पहला चीज है कि इसको अगर हम लोग खूब टेक्निकल तरह से अगर इसको समझे तो ब्रेन में कुछ कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स होता है जिसके अब उनका लेवल अप हो जाने से, डाउन हो जाने से, कम हो जाने से, बढ़ने से ये चीज हो सकता है, ये बीमारी, ठीक है। न्यूरोट्रांसमीटर्स में ज्यादातर सेरोटोनिन को इसके लिए जो है पाया जाता है कि इसका एक रोल है जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर में। लेकिन ये सब टेक्निकल टर्म्स है, ये आम जनता के लिए समझना थोड़ा मुश्किल है। तो साथ में मैं कुछ और चीज बताता हूं जो जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर से जुड़ा हुआ है, जो कि आम जनता को हम सामान्य भाषा में, आम भाषा में समझा सकते हैं, जिससे उनको थोड़ा सा समझ में आएगा। लाइफस्टाइल से बहुत ज्यादा रिलेटेड है एंजाइटी डिसऑर्डर, है ना। अगर आपका लाइफस्टाइल ऐसा है जिसमें आप रिलैक्स नहीं कर रहे हैं, ठीक से नींद नहीं ले रहे हैं, कुछ नशा वगैरह कर रहे हैं, स्पेशली अल्कोहल का, ठीक है, तो एंजाइटी डिसऑर्डर होने का चांस बहुत ज्यादा है। कई बार अल्कोहल का जो विड्रॉल सिम्टम होता है, इनके अल्कोहल छोड़ने के बाद जो लक्षण शरीर में आता है, उसमें एंजाइटी वाला लक्षण बहुत कॉमन है। कई बार ये एंजाइटी डिसऑर्डर एक्चुअली अल्कोहल जो है अचानक छोड़ने की वजह से होता है, या आप बिना डॉक्टरी निरीक्षण के अगर आप नशा छोड़ रहे हैं, अल्कोहल का नशा, तो उसमें भी एंजाइटी डिसऑर्डर जैसा ही एक लक्षण दिखता है। तो लाइफस्टाइल और नशा, ठीक है, ये दोनों चीज का भी एंजाइटी डिसऑर्डर से बहुत ज्यादा जो है एक इंटीमेट रिलेशन है। इसके अलावा ब्रेन का जो न्यूरोट्रांसमीटर है, ब्रेन का जो केमिकल्स है, उसका तो एक रोल है ही। तो वो तो खैर इंसान के हाथ में नहीं है, क्योंकि वो तो किसका कम हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, किस वजह से हो गया, तो मॉलिक्यूलर लेवल पे चल रहा है, ये इंसान के हाथ में नहीं है, ये ऊपर वाले के हाथ में है। लेकिन ये जो लाइफस्टाइल का जो मैंने बताया और नशा का जो बताया, ये आम आदमी के हाथ में है। तो उसको जो है अगर हम लोग थोड़ा सा सुधार कर रखें, थोड़ा अच्छा रखें वो वाला अपना प्रोफाइल,
तो एंजाइटी डिसऑर्डर होने का चांस कम रहता है। सर इसमें नींद का भी कोई परेशानी होता है रात में, जैसे बिल्कुल चटपट करना? बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए बहुत कॉमन सेंस है कि अगर कोई आदमी बेचैन है या बहुत घबराया हुआ है तो उसको नींद ठीक से नहीं आएगा, है ना। उसको सोते टाइम भी वही घबराहट होगा, वही एंजाइटी होगा, उसको नींद नहीं आएगा। तो एंजाइटी डिसऑर्डर में नींद का कम होना बहुत कॉमन है, मतलब ज्यादातर मरीजों में नींद का भी समस्या होता है। सर इसमें क्या बोलेंगे सर, 2-3 दिन अगर बेचैनी होगा तो क्या बोल सकते हैं कि इसका भी एंजाइटी डिसऑर्डर हो गया सर प्लीज? नहीं नहीं नहीं, देखिए ये सारा जो भी चीज होता है, जैसे एंजाइटी हुआ, ठीक है, एंजाइटी के अलावा जो है मन उदास रहना, एंजाइटी होना, कुछ भी है, जो भी चीजें हैं ये नॉर्मल ह्यूमन इमोशन है, ठीक है। हर इंसान डिप्रेस्ड फील हो सकता है, हर इंसान को घबराहट एंजाइटी हो सकता है। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसको जिंदगी में कभी घबराहट या उदासी का जो है अनुभव नहीं हुआ हो, ठीक है। लेकिन ये साइकेट्री का प्रॉब्लम तब बन जाता है ना जब ये थोड़ा एक एक्सटेंडेड पीरियड के लिए हो, बिना किसी वजह से हो, ठीक है। तो जो क्लासिकल गाइडलाइंस है, हाँ, उसमें तो कहीं कहीं पे तो 6 महीना तक का लिखा हुआ है कि एंजाइटी, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर अगर 6 महीने का हिस्ट्री हो तो ही हम उसको बनाते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस अगर मरीज को प्रॉब्लम हो रहा है या देख रहे हैं कि उसका जो क्लिनिकल सिम्टम्स है वो जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर जैसा ही है, तो हम उसके पहले ही ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। ओके सर, इसका इलाज के बारे में बताइए सर प्लीज। जी, पहला चीज है कि इसका इलाज में है कि हम लोग कुछ दवाई शुरू करते हैं जिसको मतलब हमारे टेक्निकल टर्म्स में SSRI बोलते हैं, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रिएप्टेक इनहिबिटर। उसमें बहुत सारा दवाई है, पैरोक्सिटिन है, एस्टालोप्राम है, ये सब हम लोग यूज करते हैं। इमीडिएट बेनिफिट के लिए हम लोग बेंजोडाइजेपिन्स या थोड़ा नींद का दवाई वगैरह देते हैं जिससे पेशेंट को इमीडिएट रिलीफ हो, क्योंकि जो पहला ड्रग मैंने बोला SSRI उसको काम करने में थोड़ा टाइम लगता है। ये हुआ बस ड्रग का बात, मतलब दवाई से ठीक करना। बाकी एक बहुत बड़ा पार्ट है जो कि दवाई के बाहर है, जैसे कि लाइफस्टाइल के बारे में मैंने बोला कि थोड़ा सा ऐसा कुछ थेरेपीज करना जिससे आप रिलैक्स हो सके। साइकोथेरेपी हुआ, रिलैक्सेशन थेरेपी हुआ, ठीक है। ये सारा चीज होता है कि जब आपको एंजाइटी हो रहा है तो आप कुछ करके आप रिलैक्स हो सको। और लाइफस्टाइल में चेंजेस के बारे में जो मैं बोल ही रहा हूँ, जैसे कि योगा करना या मेडिटेशन करना, इससे लेकिन एंजाइटी डिसऑर्डर में बहुत फायदा होता है। किसी भी तरह के नशे से दूर रहना, ठीक है। ये सारा चीज जो है मेन 3-4 पॉइंट है जो कि एंजाइटी डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट में हम लोग कर सकते हैं। ओके सर, कोई आदमी बोलता है क्या उसको छूने से क्या हमको एंजाइटी हो जाएगा, ऐसा भी कोनो बात? छूने से एंजाइटी? किसी भी पेशेंट का एंजाइटी बीमारी है अगर उसको टच कर लिया, ऐसा कोनो? नहीं, देखिए संक्रमण का बीमारी ये नहीं है, ठीक है। ये कोई बैक्टीरिया वायरस से नहीं होता कि एक इंसान के अंदर है तो उसको छुएंगे तो हमको भी होगा। ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, मतलब संक्रामक रोग नहीं है, ठीक है। ये हाँ, संक्रमण अगर कुछ है तो गलत लाइफस्टाइल देख के 4 आदमी उसको सीख रहा है तो उसको भी एंजाइटी हो रहा है, तो उस तरह से आप संक्रमण बोल सकते हैं। लेकिन ओवरऑल ये छूने से नहीं फैलता है। सर कितना दिन में रिकवरी हो जाएगा सर पेशेंट? तो अगर पेशेंट ठीक ठाक सब कुछ इलाज करे तो इमीडिएट 1 से 2 महीना के अंदर पेशेंट को बहुत ड्रास्टिक रिलीफ मिलता है, 10-15 दिन में भी मिल जाता है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि आपको वो ट्रीटमेंट मेंटेन करना है, वो लाइफस्टाइल मेंटेन करना है, नहीं तो रिलैप्स होने का, दोबारा वो बीमारी वापस आने का चांस बहुत हाई रहता है। सर थैंक यू सो मच सर, इतना जानकारी देने के लिए सर। जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर जो बीमारी है ये मानसिक बीमारी होता है ये, और ये बीमारी का इलाज अगर जितना सारे लक्षण डॉक्टर साहब ने बताया होता है तो आप समझ लीजिए ये आपका जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर का बीमारी है। तो इसका इलाज के लिए जल्दी आगे आइए, दवा के साथ साथ साइकोथेरेपी की भी हेल्प लीजिए, तो इससे आपका रिकवरी जल्दी हो जाएगा। पेशेंट के साथ साथ परिवार भी रिकवरी में आने के लिए परिवार का बहुत सारे इम्पोर्टेंट रोल होता है, परिवार का भी हेल्प चाहिए इसमें, तो जल्दी पेशेंट का रिकवरी हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।